एक और पाकिस्तान के लिए एक अहम दिन है। जैसे कि आपके इल्म में है कि जो अमन के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें थी, अमन के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, उसकी जो है साइनिंग्स भी हो गई, लेकिन अब उसकी जो उसका जो एक और फॉर्मेलिटी वो पूरी होने जा रही है आज और कल में। तो ये भी पाकिस्तान के लिए निहायत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सलाम पेश करेंगे अपनी पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप को, और खुसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि चाहते थे कि हम पे कोई और ठप्पा लगे, लेकिन आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक अमन का मुल्क के तौर पर जो है वो पहचाना जाता है कि हम पीस लवर हैं। हम वो मुल्क हैं जिसने दुनिया में बड़े जो वो ममालिक जिनके आपस में बड़े मसले थे उनको आपस में एक टेबल पे बिठा के उनको हमने जो है वो बातचीत करवा रहे हैं, और उनको हम लोग जो है वो मसाइल हल करा रहे हैं। हम अमन लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया में अमन लेके आ रहे हैं, और इस अकॉर्ड का नाम भी उन्होंने इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से किया है। तो इस्लामाबाद की आज पूरे दुनिया में जो पहचान है वो हमारी मौजूदा क़यादत की वजह से है। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करूँगा। मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मुबारकबाद पेश करूँगा। मैं चीफ ऑफ हमारे जो डिफेंस सर्विसेज हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा। इंटीरियर मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने दिन रात बल्कि ना सिर्फ के पूरी दुनिया में अमन कायम करवाने में एक अहम किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी जिस तरीके से रोशन करने में जो है अहम किरदार अदा किया है, वो सब जो है मुबारकबाद के मुस्तहक है। आज एक और अफसोसनाक वाक़या उसकी भी मैं जिक्र करूँगा कि हमारे असम्बली सिटिंग नईम अहमद खरल साहब, उनका रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है। तो उसके इंतकाल पे भी हम सब जो हमारे नहायत ही करीबी साथी थे, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होने वाले थे। हर मुश्किल वक्त में उन्होंने मुखालफों को बहुत इबरतनाक शिकस्त दी है। तो उनका आज इंतकाल हुआ है। तो असम्बली आज जल्दी जो है वो ख़त्म भी होगी, और वो स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे टाइमिंग, लेकिन जल्दी हम सेशन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि रवायत यह है कि जी जैसे ही किसी अगर सिटिंग मेंबर की डेथ होती है तो फिर असम्बली जो है वो कॉल ऑफ की जाती है। तो आज वो भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये आज नहायत अहम दिन है, और इसमें हम उनकी जो पीपल्स पार्टी के लिए जदोजहद है और एक अच्छे जमहूरी वर्कर थे, उनके लिए हमारे सिटिंग MP थे, तो उनके लिए हम दुआ गो हैं और मग़फ़िरत की दुआ भी मांगते हैं। अच्छा शर्जील साहब, यहाँ पे बजट पेश हो रहा था और आप नज़र नहीं आ रहे थे, तो आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही थी। आप कहाँ गायब थे? कौन सी क़यादत ने आपको कोई जिम्मेदारी दी थी, उसकी वजह से गायब थे, या कोई किसी और काम में मसरूफ़ थे आप? देखिए जी, कौन सी क़यादत नहीं, मेरी एक ही क़यादत है। हाँ, लोगों की कौन सी क़यादतें होती होंगी, मेरी एक ही क़यादत है। मेरी लीडरशिप अगर कोई मुझे कोई काम असाइनमेंट देती है तो मैं उसमें होता हूँ, तो मैं वहीं पे था, और मेरी लीडरशिप को पता था मैं कहाँ पे हूँ, और काफ़ी लोगों को पता था, शायद आपको पता नहीं था। अच्छा शर्जील साहब, अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया पहले दिन, बड़ा खामोश और मुकाव वाला एहतजाज लग रहा था। उन्होंने कहा सिर्फ कि शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया है आप लोगों ने, तो ऐसा क्यों किया? देखिए हमीद साहब, अपोजिशन जो है, एक तो मैं इसको अपोजिशन मानता नहीं हूँ, और दूसरा इस अपोजिशन का जो इस वक्त हाल है वो आप भी देख रहे हैं। वो आपस में ही जो है गुत्थम गुत्था है, आपस में ही वो है। हम उनके लिए दुआ गो हैं। हम चाहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस चले। मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ, मैं कहता हूँ हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए। आप पे तनकीद करने वाले होने चाहिए। हम डिक्टेटर नहीं हैं। हमारा वो माइंड सेट नहीं कि हम पे कोई तनकीद ना करे। ठीक है, अगर अपोजिशन तनकीद करती है अच्छी बात है। अगर हमारी कोई तो हमें हमारी गलतियाँ भी, कोताहियाँ भी हमें बताए, तो अपोजिशन ने तनकीद की है, अच्छी बात है, ऑप्शन करती रहे। लेकिन जो उनकी वो बात है वो गलत है। वो बजट स्पीच में आप सुनेंगे कि हम बताएंगे कि हमने हर इलाके की सिंध के लिए क्या किया है, और अगर सिंध में सबसे ज़्यादा अगर कहीं खर्चा हो रहा है और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ख्याल किया जा रहा है तो वो शहर कराची है। शहर कराची में जितना जो है शहर कराची के लिए हम काम कर रहे हैं, उतना जो है मैं समझता हूँ कि हमने बाकी इलाकों के लिए शायद अभी उतना ना किया हो, लेकिन हमें सिंध का एक एक इंच जो है हमारे ऊपर हमारा फ़र्ज है, और हम उसको करते रहेंगे। अच्छा सर, ये बनवाएं कि अभी ये चंद दिनों में ज़मीर अब्बासी और BRT और ये तमाम इशू आए, हालांकि मुझे मतलब ये फील हो रहा है कि क्या वजह है कि सिर्फ आपकी वजारत को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि गंदम स्कैंडल इससे ज़्यादा अरबों रुपये का था। इसके अलावा एक वज़ीर सईद मेमन कहते हैं कि मेरी वजारत में 20 अरब की तरफ, वो कोई भी चीज़ इसको हाईलाइट नहीं, लेकिन ये जो BRT है ख़ास तौर पे टारगेट हो रही है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सियासी तौर पे आपको कम करने के लिए कुछ है या क्या है? अच्छा खैर, मैं आपको बताऊं, ऐसा कतई नहीं है। जहाँ तक आपने येलो लाइन की बात की, आपको मैं इल्म में दे दूं कि जो ऑफिसर था
उसने एडवांस पेमेंट्स की थी, ठीक है। एडवांस पेमेंट का केस है ये, कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को एडवांस पेमेंटें की जो कि उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। हमारा एक एग्रीमेंट साइन होता है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, ख़ासतौर पे इंटरनेशनल फंडिंग का है, तो हमारा एक एग्रीमेंट साइन होता है। उसमें उनको बिल्कुल कतन तौर पे एक लिखा होता है कि आपने किस कंडीशन में पेमेंट करनी है, वो भी एडवांस पेमेंट आप नहीं कर सकते। पेमेंट के लिए आईपीसी होती है, जब आप काम करता है कॉन्ट्रैक्टर उसने आईपीसी देनी है, फिर उसके बाद उस आईपीसी के बाद आपके कंसल्टेंट ने वो वेरीफाई करनी है, वेरिफिकेशन के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। इन्होंने एडवांस पेमेंट की और उन्होंने किसी अपने और अथॉरिटी में उनकी थी, लेकिन वो मैं समझता ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस है, ये जो है ये मिस एप्रोप्रिएशन का केस है। तो जब हमें पता चला तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को मैंने बजाते खुद बताया मीटिंग में कि जी ये एक है हमारे ऑफिसर जो कभी नहीं है। उनके जाने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने एडवांस पेमेंट्स किए। फिर हमने हमारे महकमे के हमने सेक्रेटरी को बोला, असद जामिन साहब को, कि आप राइटिंग में लेटर लिखें चीफ सेक्रेटरी को। ये कंप्लेंट हमने राइटिंग में की, ये तो अभी एक्शन तो अब हुआ है, हमने ये मार्च में ही राइटिंग में कंप्लेंट्स की हुई हैं सारी चीज़ें हमारे पास, और राइटिंग में लेटर हमने लिखा हुआ है। तो ये इसके कंप्लेंटेंट हम खुद हैं। तो ये कहना कि जी कोई और कर रहा है, तो उसके कंप्लेंटेंट भी हम खुद थे। हमने कहा कि जी ये मिस एप्रोप्रिएशन का केस है और ये एडवांस पेमेंट का केस है, और एडवांस पेमेंट अगर और भी किसी महकमे में अगर हुई आप बता रहे हैं तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए और होगा। अगर किसी और महकमे ने एडवांस पेमेंटें की हैं इस तरीके से, तो जो एक्शन यहाँ हुआ एग्जैक्टली वही एक्शन वहाँ हम करवाएंगे। जो बीआरटी रेड लाइन है, अब उसकी मिक्स लेन तो किसी हद तक शेप में आ गई है। जुलाई तक आपने बताया था कि वो लोगों के लिए खुल जाएगी, आसानी हो जाएगी। जो लेकिन असल बीआरटी का ट्रैक है वो तो मामला सब्सिड्यूस है अभी, वो उस पर काम कब शुरू होगा? वो सब्सिड्यूस नहीं है, वो उसकी आप थोड़ी सी डिटेल बता दें, मैं बता दूँ कब शुरू होगा और कब खत्म देखिए जी। होगा? कम से कम अच्छा देखिए दो चीज़ें थी ना जी जी, बीआरटी रेड लाइन हमारे दो कंपोनेंट थे, एक लॉट 1 एक लॉट 2। लॉट 1 जो था जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ है और इसको जो मिक्स ट्रैफिक लेन है वो खोली जा रही है। जो हमारा दूसरा लॉट था उसमें जो आपका जिना एवेन्यू है कम्प्लीटली रेडी है, तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे बस चलनी है वो भी तैयार है। जो बाकी नुमाइश तक जो है सॉरी ये जो ब्रिज आपकी नीपा तक जो है वो भी आपका हम अगस्त तक वो भी रेडी करवा देंगे। कुछ कंपोनेंट जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर जिसका हमने टर्मिनेट किया है उसके 2-3 कंपोनेंट रहते हैं, उसको टेंडर के लिए हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक को भेज दिया है कि जी हमें उसको दोबारा करने के लिए, हाँ रीटेंडर के लिए। बाकी जो मिक्स ट्रैफिक है उसको हमने एक्सक्लूड करके G2G कर दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से